लंबी लंबी लाइनें देखी, ये हमारे देश की नहीं है बल्कि यूएस की हैं। और ऐसा ही कुछ हाल दुनिया के कई और बड़े देशों का भी है। और ये लाइनें किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि चावल के लिए लगी हैं। अब आप कहेंगे कि यूएस जैसे देश में चावल के लिए भला इतनी बड़ी बड़ी लाइनें क्यों लगेंगी? तो रीजन है बैन ऑन राइस एक्सपोर्ट। दरअसल भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है और अकेले ग्लोबल सप्लाई चेन का 40% एक्सपोर्ट करता है, उसने रिसेंटली राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। Fighting for bags of rice. India banned the export. India has banned the export of a popular grain of rice. 20 जुलाई 2023 इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रही है। अब ये बैन सडनली तो नहीं आया है, क्योंकि इससे पहले सितंबर 2022 में गवर्नमेंट ने ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट को भी बंद कर दिया था। इसके अलावा नॉन बासमती और बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर 20% टैक्स भी इंक्रीज किया था। यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी जानती थी कि ये बैन आने वाला है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरकार भारत ने राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया क्यों है, वो भी ये जानते हुए कि इससे हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को अच्छा खासा लॉस फेस करना पड़ सकता है। वहीं इंडिया के राइस एक्सपोर्ट पर बैन से यूएस, यूके और मिडिल ईस्ट की इकोनॉमिक्स कैसे इफेक्ट हो रही है, चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। 2000 तक भारत ग्लोबल राइस मार्केट में सिर्फ एक नेट एक्सपोर्टर था, लेकिन पिछले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में काफी तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है। 2010 के बाद से ही इंडिया का राइस प्रोडक्शन 40% इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से ही आज की डेट में 136 मिलियन टन ईयरली राइस प्रोडक्शन के साथ भारत चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है और अराउंड 140 कंट्रीज में अपने राइस को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें साउथ अफ्रीकन कंट्रीज लाइक कैमरून, कीनिया और जिबूती, वहीं नेबर कंट्रीज लाइक चाइना, नेपाल और बांग्लादेश भारत के नॉन बासमती राइस के की बायर्स हैं, जबकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज लाइक ईरान, इराक, यूएई और सऊदी अरेबिया प्रीमियम बासमती के बायर्स हैं। इसके अलावा यूएस, यूके और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ रहने वाले भारतीयों और साउथ एशियन लोगों की वजह से यहाँ पर भी इंडियन राइस की डिमांड काफी ज्यादा है। एंड यही रीजन है कि नॉन बासमती राइस पर बैन के बाद से इन देशों में लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर स्टोर्स के बाहर खड़े हैं और राइस पैकेट्स को अपने घरों में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये बैन अभी कितना लंबा चलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत ने सारे राइस के एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया है और प्रोबॉइल्ड यानी कि हाफ बॉइल्ड राइस और बासमती राइस अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन क्योंकि नॉन बासमती राइस बासमती के कंपैरिजन में सस्ता होता है, इसलिए इसकी ग्लोबल डिमांड भी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने लास्ट ईयर यानी कि 2022 में 17.86 मिलियन टन राइस एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से 10 मिलियन टन राइस सिर्फ नॉन बासमती था। और इस पर बैन लगाने के भी 3 मेजर रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, राइस शॉर्टेज इन डोमेस्टिक मार्केट। हमारे देश में चावल की खेती 2 बार होती है और आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ये वो स्टेट हैं जहां पर चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है, यानी कि यही स्टेट इस इंडस्ट्री को डोमिनेट भी करते हैं। लेकिन इस साल मई जून के महीने में आए ढेर सारे फ्लड्स और दूसरी वेदर कंडीशंस की वजह से राइस कल्टीवेशन को काफी लॉस फेस करना पड़ा है, यानी कि जितना प्रोडक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना इस बार नहीं हो पाया है, जिसका सीधा असर डोमेस्टिक मार्केट में चावल की कीमतों पर देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल में ही चावल की कीमतें 11% बढ़ी हैं, जिसमें से 3% का हाइक तो पिछले 2-3 महीनों में ही देखने को मिला है। एंड यही रीजन है कि गवर्नमेंट को राइस एक्सपोर्ट पर बैन इम्पोज करना पड़ा, ताकि वो डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड को पूरा कर सके। इसके अलावा गवर्नमेंट इस बैन से एक और चीज इंश्योर करना चाहती है, और वो ये कि नेक्स्ट कल्टीवेशन सीजन में भी अगर प्रोडक्शन कम रहता है तो ऐसे में इसका असर मार्केट पर ज्यादा ना पड़े। रीजन नंबर 2, ब्लैक सी ग्रेन डील। अब वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। यूक्रेन एक स्मॉल कंट्री होने के बावजूद ग्लोबली सनफ्लावर, व्हीट और मेज के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है, जो मोस्टली डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस को ही एक्सपोर्ट करती है। अब इस वॉर की वजह से दूसरी कंट्रीज में ग्रेन्स की कमी ना हो, इसलिए पिछले साल वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच में ब्लैक ग्रेन सी डील साइन हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग रूस यूक्रेन के ग्रेन शिपमेंट्स को ब्लॉक नहीं करेगा। और शुरुआत में इसके लिए रूस मान भी गया था, लेकिन फिर वेस्टर्न कंट्रीज के कंटिन्यूअस नेगेटिव स्टेटमेंट्स और बॉयकॉट की वजह से रशिया ने डील तोड़ दी और यूक्रेन के सभी पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया। एंड इसका रिजल्ट ये है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट पिछले 1 साल के अंदर अपने पीक पर पहुंच चुका है।
वहीं यूक्रेन से एक्सपोर्ट होने वाले इन ग्रेन्स की डिमांड को पूरा करने के लिए अब ये नेशंस एशियन कंट्रीज की मार्केट में उतर रहे हैं, जिसका सीधा असर यहाँ की डोमेस्टिक प्राइसेस पर देखने को मिलता है। और लास्ट ईयर भारत के वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का रीजन भी यही था कि वो वेस्ट की इस जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। और अभी भी भारत से पुअर कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन रीजन से वीट सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने शुगर एक्सपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, यानी कि अब इंडियन शुगर इंडस्ट्री 10 मिलियन टन से ज्यादा का एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। जब भी देश में महंगाई बढ़ती है तो हम सबसे पहले गवर्नमेंट को सुनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि आई थिंक अब हमें ब्रॉडर पिक्चर्स की तरफ भी देखना शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट मार्केट प्राइस तय नहीं करती है। ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई ही इन्फ्लेशन रेट तय करती है। हाँ, किसी देश के डेब्ट और सब्सिडीज इस इन्फ्लेशन रेट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मार्केट पर गवर्नमेंट्स का फुल कंट्रोल नहीं होता है। और अगर आप हमारे देश के इन्फ्लेशन रेट को दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम अभी फिर भी दूसरी कंट्रीज से बेटर पोजीशन में हैं। लास्ट 2 मंथ में देश का फूड इन्फ्लेशन रेट 4.89% रहा है, जबकि कई देशों में यही इन्फ्लेशन रेट 8 से 11% भी है। हाँ, लेकिन क्योंकि रिसेशन की वजह से इस दौरान अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 8% पहुंच चुका है, इसलिए लोगों के लिए इतनी महंगाई को फेस करना मुश्किल हो रहा है। जो टमाटर कल तक 30 से 40 रुपए किलो मिलते थे, वही आज 200 से 250 रुपए किलो मिल रहे हैं। ऐसे में अगर चावल की कीमतें भी और तेजी से बढ़ी तो इसे लोग फेस नहीं कर पाएंगे। वहीं करंट गवर्नमेंट ऑलरेडी मणिपुर और हरियाणा राइट्स जैसे इश्यूज पर पॉलिटिकल ब्लैकलिस्ट फेस कर रही है। ऐसे में 2024 में वापस पावर में आने के लिए गवर्नमेंट को डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करना ही पड़ेगा। थर्ड रीजन है डिस्प्यूट विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जितने रीजन अभी तक हमने बात की वो तो फिर भी काफी ऑब्वियस थे, लेकिन एक और मेजर रीजन जो कि भारत के राइस एक्सपोर्ट बैन के पीछे माना जा रहा है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज। दरअसल 1995 में WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर लेकर आई थी, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को उसकी मेंबर कंट्रीज के एग्रीकल्चर ट्रेड को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने का राइट देता है। अब WTO को इस बात से प्रॉब्लम है कि भारत की सरकार ग्रेन्स के एक बड़े पार्ट को पब्लिक होल्डिंग्स यानी कि सरकारी गोडाउन्स में स्टोर रखती है और फिर बाद में इसे सब्सिडाइज कर राशन की दुकानों पर सेल करती है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग अनडेवलप्ड नेशंस को छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट केवल सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का 10% ही अपने पास स्टोर करके रख सकती है। पर 140 करोड़ की आबादी वाले देश में इंडियन गवर्नमेंट के लिए ग्रेन्स को स्टोर करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो इसलिए क्योंकि हमारे देश की 60% से ज्यादा की पॉपुलेशन अभी भी लोअर मिडिल क्लास और पुअरिटी की कैटेगरी में आती है, जिन्हें राशन की दुकानों के जरिए ही लो प्राइसेस पर ये ग्रेन्स अवेलेबल कराए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 840 मिलियन लोग अभी भी राशन स्कीम्स के जरिए ही सामान खरीदते हैं। ऐसे में जरा सोचिए कि अगर ये स्कीम्स ना हो तो वो व्यक्ति जो कि दिन का सिर्फ 70 से 80 रुपए कमाते हैं, वो लोग आज की महंगाई में ग्रेन्स को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। एंड इन फूड ग्रेन्स को गवर्नमेंट फार्मर्स से डायरेक्ट फिक्स MSP रेट पर खरीदती है ताकि वो इन्हें प्राइवेट वेंडर से एक्सप्लॉइट होने से बचा सके। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि पूरी तरह से वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ऐसे में फ्यूचर में आने वाले किसी भी डिजास्टर या फिर फूड क्राइसिस के लिए भी ग्रेन्स को स्टोर करके रखना गवर्नमेंट का ही काम है। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि भारत की ये फार्मर सपोर्ट स्कीम्स और सब्सिडीज का इंटरनेशनल प्राइसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो WTO को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि दूसरे देशों में जो चीजें 400 से 500 रुपए में बिक रही है वो चीजें भारत में इतनी सस्ती क्यों है। और इन क्लैशेस की वजह से ही WTO और भारत ने एक पीस क्लॉज साइन किया था, जिसका टाइम पीरियड इस साल यानी कि 2023 में खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक इन क्लैशेस का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, जिसकी वजह से ही शायद गवर्नमेंट ने नॉन बासमती राइस पर ये बैन लगाने का फैसला किया। और वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज भारत की इन पॉलिसीज के खिलाफ है, इसमें UK, US और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं। और इसके अलावा इस बैन के जरिए भारत इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अपनी डोमिनेंस को भी प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। राइस एक्सपोर्ट पर बैन के बाद से अब ये कंट्रीज थाईलैंड, पाकिस्तान और वियतनाम की तरफ देख रही हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों कंट्रीज मिलाकर भी भारत की 40% राइस एक्सपोर्ट मार्केट को फिल नहीं कर सकती हैं, और क्योंकि इन्हें साथ में अपनी डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड को भी पूरा करना है तो ऐसे में ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए इस बैन की वजह से अब इंटरनेशनल राइस मार्केट में 30 to 35% का गैप क्रिएट हो गया है।
जिसकी वजह से कई कंट्रीज फूड क्राइसिस फेस कर रही हैं, खासतौर पर वो देश जो कि राइस पर हाईली डिपेंडेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के राइस एक्सपोर्ट पर बैन के बाद से पिछले एक महीने के अंदर ही राइस के इंटरनेशनल प्राइसेस 20% से ज्यादा बढ़े हैं। यहाँ पर जो बात आपको समझने की जरूरत है वो ये कि इस बैन का असर सिर्फ चावल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ऑयल मार्केट पर भी पड़ेगा। यानी कि अगर ये बैन ज्यादा लंबे टाइम तक चला तो इसकी वजह से न केवल कई देशों की इकोनॉमी क्रैश करेगी, बल्कि हंगर रेट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। और पुअर कंट्रीज की मदद के लिए तो फिर भी भारत हमेशा तैयार रहता है, और वीट की तरह हो सकता है कि आगे चलकर इंडियन गवर्नमेंट पुअर कंट्रीज को नॉन बासमती राइस फिर से सप्लाई करना भी शुरू कर दे। अमेरिका और ब्रिटेन की इकोनॉमिक्स के लिए राइस एक्सपोर्ट बैन के इम्पैक्ट्स को ज़्यादा टाइम तक फेस कर पाना मुश्किल है, और वो इसलिए क्योंकि इन कंट्रीज़ की जो मार्केट है वो डेवलपिंग और अनडेवलप्ड नेशंस को अपने प्रोडक्ट सेल करके ही चलती है। लेकिन जब लोगों के पास में खाना खरीदने के लिए पैसों की कमी हो रही है तो फिर वो ऐसे में लग्जरी प्रोडक्ट्स पर अपने पैसे वेस्ट क्यों करेंगे। और इसीलिए वेस्टर्न मीडिया ह्यूमैनिटी और पुअर कंट्रीज की दुहाई देकर भारत को राइस एक्सपोर्ट बैन के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है। इन मोस्ट ऑफ द हेडलाइंस में भारत को एक विलेन की तरह शो किया जा रहा है ताकि उस पर बैन को हटाने के लिए प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन क्या ग्लोबल फूड क्राइसिस के लिए सिर्फ भारत रिस्पॉन्सिबल है? रशिया को बॉयकॉट करने का फैसला वेस्टर्न कंट्रीज का था। ब्लैक सी ग्रेन डील रशिया ने तोड़ी। इंटरनेशनल ट्रेड वॉर में अनडेवलपिंग नेशंस को प्यादे की तरह चाइना और अमेरिका इस्तेमाल करते हैं। फिर फूड क्राइसिस के लिए सिर्फ इंडिया कैसे रिस्पॉन्सिबल है? और भारत इकलौता देश तो है नहीं जिसने एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया है। लास्ट ईयर डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए इंडोनेशिया ने अपने यहाँ पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया था। वहीं हंगरी, साइबेरिया, इजिप्ट और कजाकिस्तान जैसे कई और कंट्रीज ने भी पिछले एक साल से ग्रेन्स के एक्सपोर्ट को बंद कर रखा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन की वजह से चाइना ने भी अपने यहाँ सेमीकंडक्टर मेटल्स, गैलियम और जेमिनियम के एक्सपोर्ट को बैन कर रखा है। फिर जब दुनिया का हर देश पहले अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रेफरेंस दे रहा है तो ऐसे में ह्यूमैनिटी का लेक्चर सिर्फ भारत को क्यों? इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें।